यहाँ पे क्या स्टार्ट होने वाला है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पे फ्लो ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एंड उसके बाद फ्लो ऑफ आयंस होगा वो कहाँ पे आएगा, हमारे पास सोल्यूशन पे। अभी जो हम लोग ने सोल्यूशन बनाया था गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो वहाँ पे आयंस मूव करते थे। अब उन आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। मतलब इसका क्या है, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन पे जो आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनके थ्रू जो मोशन होगा उसकी कंडक्टेंस कितनी है। कंडक्टेंस का मतलब स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ दो टाइप के कंडक्टेंस होते हैं। कंडक्टेंस इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेटालिक कंडक्टेंस एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक कंडक्टेंस में जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जनरेट होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? हमें पता है मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मेटल्स, अगर ये हमारे पास एम मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जब मेटल के अंदर देखोगे तो मेटल के अंदर हमें क्या मिलता है, मेटल का एक पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलते हैं। क्लियर? ये पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल्स, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। अब ये देखो, ये दोनों आपस में क्या है, सेपरेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। अगर हम इसको दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ से जो करंट जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटालिक कंडक्टेंस का पार्ट होगा। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा सोल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में टूटेंगे। उसके बाद वहाँ पे देखेंगे कि आयंस कितना मूव कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्लियर? यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आता है दो टर्म, मतलब जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स कौन कौन से हैं? पहला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। क्लियर? रेजिस्टेंस विल बी डिसाइडेड बाय ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अगर हम मेटालिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ आयंस। तो फ्लो ऑफ आयन के बीच में जो भी वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, मतलब ऑब्स्टेकल्स होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR। क्लियर? अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम या फिर साइमन इनवर्स। क्लियर? 1/ओम की यूनिट क्या होती है, साइमन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता है ओम का, इस तरीके से पढ़ा होगा 10th क्लास में। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस रोकने का काम करता है फ्लो को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को। कंडक्टेंस क्या करेगा, उसके फ्लो ऑफ आयंस को या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से या फिर C से। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R, और 1/R है, यूनिट क्या बनेगी, 1/ओम, या फिर इसको बोल सकते हैं ओम इनवर्स या फिर साइमन इनवर्स नहीं, साइमन। क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की क्या होगी, रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे सब्सटेंस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना वो फेस कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर में क्या होगा, वायर होती है। क्लियर? और इसमें क्या होंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव कर रहा है। जब हम यहाँ पे लेंथ इंक्रीज करेंगे
तो ये ऑब्स्टिकल्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्स्टिकल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर। अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में क्या होगा, ऑब्स्टिकल इंक्रीज होगा। क्लियर। और अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमारे पास एक आएगा, उसको क्या बोलेंगे, रो, कांस्टेंट वैल्यू L/A। रो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास हो गई RA/L। क्लियर। नेक्स्ट इसका अपोजिट होगा हमारे पास कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर। कंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्टिविटी को हम लोग और क्या बोलते हैं, कप्पा। कंडक्टिविटी कप्पा होती है। तो कप्पा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या है, 1/RA डिवाइडेड बाय L। L ऊपर चले जाएगा, क्या होगा 1/R × L/A। ये क्या है, ये होता है 1/RG कंडक्टेंस और L/A होता है सेल्फ कांस्टेंट। क्लियर। तो हमारे पास आ गया है मेटेलिक कंडक्टेंस पे या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्स्टिकल क्रिएटेड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। इसके बाद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, जो इंक्रीज करेगा उसके फ्लो ऑफ आयंस को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सॉरी, रेजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली होगा एंड लेंथ के इनवर्सली। रेजिस्टेंस होगा लेंथ के डायरेक्टली एंड एरिया के इनवर्सली। इसका अपोजिट होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कप्पा से। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी की एग्जैक्ट बात करें, कंडक्टिविटी की एग्जैक्ट बात करें, तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R × L/A। 1/R को हम लोग यहाँ पे G लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लें और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, A = G। इसका मतलब क्या है, when 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ एंड एरिया वुड बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, then the conductance followed by substance or solutions, it is known as conductivity। तो अगर हमारे पास इसको अगर हम बोले तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml। तो 1 ml पे जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनके थ्रू जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम लोग क्या, कंडक्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। क्लियर। तो कंडक्टिविटी किसके लिए, कितने के लिए मेजर की जाती है, 1 ml सोल्यूशन के लिए। क्लियर। क्लियर है इतना, क्योंकि अभी जब हम लोग आगे डाइल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कंडक्टिविटी का रोल आता है। तो वहाँ पे भी देखते हैं कि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है कि कम है इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन। जितना 1 ml सोल्यूशन पे आयंस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप एम। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, हाँ, when 1 mole of electrolyte present in a solutions, then the conductance due to these ions is known as molar conductance। मतलब अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसके थ्रू जो आयंस बनेंगे और वो आयंस जो कंडक्टेंस शो करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब है कि 1 मोल आयन का कंडक्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टेंस का, ये भी बताया था, कप्पा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, ml में। और ये किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल के लिए। 1 मोल कहाँ से आएगा,
मोलैरिटी से। तो अगर हम यहाँ पे मोलैरिटी का रिलेशन देखें, मोलैरिटी क्या होता है N/V। अगर वॉल्यूम हम ml में ले रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा 1000 पे। n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ ml इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ से जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहाँ पे मेजर करते हैं, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पे। क्लियर, जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा 1 इक्विवेलेंट, तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K इंटू V। V किसमें हमें लेना है, ml में। अब वॉल्यूम को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम को रिप्लेस करने के लिए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर हमें लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। ग्राम इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 1। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर, वॉल्यूम किसमें होगा, ml में। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना बन गया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। क्लियर है। इसके बाद हमें रिलेशन पता है, अगर हम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मेलिटी से वेरी करेगा। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस, हाँ कैप m। तो हमें मिल जाएगा कैप m डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर, एब्सेंट किया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन का मतलब है कि जो हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड करेंगे। अगर वाटर ऐड करेंगे, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो मोस्टली मैक्सिमम केस में क्या यूज़ करते हैं, वाटर। क्लियर, तो अगर हम यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसा रहेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पर ml ऑफ सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस डिक्रीजेस। अगर वहाँ पे पर ml पे डिक्रीज हो रहा है, अभी हम लोग ने कंडक्टिविटी पढ़ी है कप्पा, तो कप्पा किसके लिए डिफाइन होता है, 1 ml सॉल्यूशन पे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, और वो आयंस जो कंडक्टेंस शो करेंगे वही हमारी कंडक्टिविटी होगी। ये था। तो अभी हमें क्या देखना है कि पहला तो हमें रोल देखना है कि जब भी हम यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करेंगे तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अगर वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, वो हमें डिफाइन करना है। क्लियर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने डाइल्यूशन किया, तो डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आयनिक पड़ा है, आयनिक में उस बार डाइल्यूशन का पड़ा होगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे कम एरिया पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम सेम एरिया कवर करें तो यहाँ पे कितना है कंसंट्रेशन, एक ही है। इसका मतलब सेम एरिया के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब फाइनल क्या है, जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद
इक्विलिब्रियम से हम लोग ने एक इक्वेशन पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट का, K = C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये हो जाता था 1, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, K = C अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा वुड बी √K/C, K/C, क्लियर, √K/C। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C, क्लियर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चन यही से होंगे। अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, √C कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कैसे इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल। अगर इसको हाफ करोगे तो ये स्क्वायर में इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियल पैराबोला बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास, अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो नॉर्मल केस में 100% टूट जाएगा, और अगर डाइल्यूशन करेंगे तो पहले से टूटा हुआ है। अगर हमारे पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो अल्फा क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, अल्फा वुड बी इंक्रीजेस, देन अल्फा इंक्रीजेस, क्लियर। अल्फा का मतलब है डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। इसीलिए वहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट वहाँ पे वॉल्यूम ऐड करोगे तो वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह बिहेव करने लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, क्लियर। वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, क्लियर है। बिकॉज रीज़न क्या है, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, 100%। मतलब अगर ये 0 हो गया ये कितना हो जाएगा, 100%। कितना समझ में आया। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे देखना है कंडक्टेंस डायल्यूशन पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट सबको याद होगा, एक बार हो चुका है। बताओ, कंडक्टेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन। डायल्यूशन करने पे कंडक्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, चाहे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस वहाँ पे रीज़न अलग अलग होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका रीज़न अलग होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका रीज़न अलग होगा, क्लियर। ऑन डायल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, क्लियर। जब भी आप डायल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। इसमें पहला फैक्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है बिफोर डायल्यूशन एंड आफ्टर डायल्यूशन। बिफोर डायल्यूशन में सपोज करो हमारे पास वॉल्यूम इतना है और यहाँ पे कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब डायल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देखो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे कितने हैं, 4, 8, 10, 1, 4, 10 हो गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें बिफोर डायल्यूशन, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना होता है, अल्फा वुड बी 100%, क्लियर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा यहाँ पे, 100%। अल्फा कितना आएगा, 1। 100% डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर हमारे पास AB इलेक्ट्रोलाइट है और ये ब्रेक हो रहा है A+ H+ एंड B- H+B, तो अगर इनिशियल टाइम t = 0 पे ये 100 है तो ये कितना होगा, 0, 0। अगर ये हमारे पास टाइम t = t पे ये 0 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे,
100 100 क्लियर है? बिफोर डायल्यूशन, आफ्टर डायल्यूशन, आफ्टर डायल्यूशन में क्या होगा? AB इलेक्ट्रोलाइट A प्लस एंड B माइनस। देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे 0 हो चुका है, तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। और ये कितने होंगे? 100 100, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे ये ऑलरेडी 100 पे टूट चुका है। अब इस कंटेनर पे हमारे पास क्या होगा? ये नहीं होगा, सिर्फ कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? दोनों को मिला के देखेंगे 200 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 200। पूरे सोल्यूशन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस बिफोर डायल्यूशन कितने हैं? 200, एंड आफ्टर डायल्यूशन कितने हैं? 200। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम है, अभी कोई भी चेंज नहीं आया है नंबर ऑफ आयंस की वजह से। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस सेम है, इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होगा? सेम रहेगा। जो बिफोर पहले कंडक्टेंस था वही बाद में कंडक्टेंस होगा। क्लियर? क्योंकि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। क्लियर? अगर नंबर ऑफ आयंस ही सेम हो गए तो यहाँ पे कंडक्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक फैक्टर तो यहाँ पे इसको क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, सेम है वहाँ पे। लेकिन दूसरा फैक्टर, जैसे यहाँ पे डायल्यूशन करोगे, पहले देखो इनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है? डिस्टेंस कम है, और अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे मूवमेंट क्या होगा? आयनिक मूवमेंट कम होगा, और आयनिक मोबिलिटी कम है तो उसका मतलब वहाँ पे कंडक्टेंस क्या है? कम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेकेंड फैक्टर, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन लेस। और अगर यहाँ पे इनके बीच में, हाँ वीक का नहीं है, स्ट्रॉन्ग का है। हाँ बिफोर सॉल्यूशंस, यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, डिस्टेंस कम है, यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस मैक्सिमम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो यहाँ पे इंडिविजुअल आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज होगी। और अगर आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो रही तो कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीजेस, कंडक्टेंस विल बी डिक्रीजेस। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ है? डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। इससे होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? आयंस के मोशन, आयंस का मोशन। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। और अगर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो वहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास सिर्फ एक सपोर्टिंग फैक्टर है जो कंडक्टेंस को इंक्रीज करेगा। वो फैक्टर कौन सा है? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायंस। क्लियर? इसमें एक फैक्टर अपोज कर रहा है, कौन सा? अपोज नहीं कर रहा है, मतलब न्यूट्रलाइज कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम है बिफोर डायल्यूशन एंड आफ्टर डायल्यूशन। क्लियर? लेकिन अगर हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें, स्ट्रॉन्ग के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? बिफोर डायल्यूशन अल्फा क्या होगा? लेस देन, अल्फा वुड बी लेस देन 100%। अगर यहाँ पे अल्फा लेस देन 100% है तो अल्फा इज लेस देन 111, लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हमारे पास इसको देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये 100 होगा, ये 0 0। अल्फा कम है तो इसका मतलब डिसोसिएट भी कम करेंगे। अगर ये 1 मोल किया डिसोसिएट तो यहाँ पे कितना बचेगा? 100 - 1। 100 - 1 मीन्स
99। अब ये पूरा सोल्यूशन हमारे पास है। अब इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ तो पहले से मेंटेन होगी। जब हमने यहाँ पे डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ता है और वहाँ पे अल्फा इंक्रीज होता है। क्लियर? डाइल्यूशन से अल्फा इंक्रीज होगा तो AB A प्लस एंड B माइनस एक्वस फॉर्म में है। ये कितना है अभी 99, ये कितना है 11। अब जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे तो ये वाला अल्फा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अल्फा इंक्रीज करते करते कहाँ पे पहुँचेंगे, 80। तो ये कितना हो जाएगा 99 माइनस 80, कितना बचा 90। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करें, यहाँ पे अल्फा कितना होगा, अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिसोसिएटेड अपॉन ओरिजिनल। यहाँ पे कितना डिसोसिएट हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा 0.01। और अगर हमें परसेंटेज में चाहिए होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1/100 इंटू 100, ये आ गया 1%। मतलब बिफोर डिसोसिएशन और बिफोर डाइल्यूशन कितना हुआ था, 1% डिसोसिएट हुआ था, 1% अल्फा आया था हमारे पास। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन मतलब आफ्टर डाइल्यूशन अल्फा वुड बी, अभी हमारे पास कितना है, इनिशियल 99 है, ये कितना है 80 डिवाइडेड बाई 90 कितना आएगा, कितना डिसोसिएट हुआ है। अल्फा का मतलब क्या होता है, डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। क्लियर? जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हो 500 में से कितने तुम्हारे नंबर आए, वही तो आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना था 90, ये 90 है ना, 99 और कितना डिसोसिएट हुआ है 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 99। क्लियर? कितना परसेंटेज होगा। अब देखो इसको अगर 99 को अगर 100 माने तो ये कितना हो गया 100 कैंसिल 80 और हाँ, तो यहाँ पे क्या है 99 वैल्यू कम है 100 से, तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अप्रॉक्स 80%। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कितना था 1% और यहाँ पे कितना डिसोसिएट हुआ है अल्फा 80%। तो इसका मतलब ये कैसा इंक्रीज है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। तो इसका मतलब इसके बिहाफ पे नंबर ऑफ आयंस भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे कंडक्टेंस भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं जो कंडक्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। आफ्टर डाइल्यूशंस नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, और एंड यहाँ पे आफ्टर डाइल्यूशंस डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ रिडक्शन डिक्रीज करेगा और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी एंड कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस को इंक्रीज कराने के लिए दो फैक्टर हैं, पहला है नंबर ऑफ आयंस, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर? लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ एक ही फैक्टर है जो उसकी कंडक्टेंस को इंक्रीज करवा रहा है, वो कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर है? तो इसलिए अगर हमसे बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी या फिर वीक की ज़्यादा होगी। क्लियर? वीक की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अब इसके बाद अभी हम लोग अपने टॉपिक में बस आने वाले हैं 5 मिनट में। देखो अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, kappa into 1000 डिवाइडेड बाय n। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसके लिए दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो कप्पा का मतलब कंडक्टिविटी, दूसरा है मोलरिटी का मतलब कंसंट्रेशंस। और अभी हमें पता है कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, और वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये हो गया हमारे पास एक फैक्टर। कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 ml सोल्यूशन पे कितने नंबर ऑफ आयंस है और वो नंबर ऑफ आयंस कितना कंडक्टेंस शो कर रहे हैं, वही होती है कंडक्टिविटी। तो जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा पर ml।
पर ml पे अगर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेकेंड फैक्टर क्या है, ये सपोज करो इतना हमारे पास 1 ml सोल्यूशन है। अब यहाँ पे कितने आयन्स हैं, 6 आयन। जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 1 ml सोल्यूशन तो सेम रहेगा ना, ये 1 ml सोल्यूशन है। अब इस टाइम पे इस पे कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं, क्लियर। हाँ, तो ये क्या, हाँ ये क्या है, बिफोर डाइल्यूशन और ये है आफ्टर डाइल्यूशन। देखो बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन्स पर ml solution is more as compared to after dilution number of ions per ml solution। हर एक ml solution पे नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहाँ पे चेक करते हैं, 1 ml सोल्यूशन पे। अगर हमारे पास 1 ml सोल्यूशन पे नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, और अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि हमारे पास ये किसको ज़्यादा फेवर करता है, कंसंट्रेशन को, क्लियर। अगर कंसंट्रेशन को ज़्यादा फेवर कर रहा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा डिक्रीज हो रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टेंस भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या आता है कि ऑन डाइल्यूशंस मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, क्लियर। अब इसमें एक ग्राफ आता है हमारे पास। ग्राफ से पहले इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जो भी हमारे पास हाँ नॉर्मल सॉल्यूशन है उस पर हम लोग वाटर कब तक ऐड करेंगे, जब तक वहाँ पे कंडक्टेंस हाँ कंडक्टेंस चेंज होना बंद ना हो जाए। जब जहाँ पर भी वो चेंज होना बंद हो जाएगा वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर पॉइंट ऑफ जीरो कंसंट्रेशन, क्लियर। जैसे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इधर है मोलर कंडक्टेंस 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml एंड 5 ml, क्लियर। अब ऐसे हम यहाँ पे इंक्रीज कराते जा रहे हैं 6 ml। इनिशियल में कितना था, कंसंट्रेशन 1, मोलर कंडक्टेंस 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3। तो यहाँ पे हमारे पास जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ था, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे कंडक्टेंस चेंज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट या फिर इसको और क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर पॉइंट ऑफ जीरो कंसंट्रेशंस, क्लियर है, पॉइंट ऑफ जीरो कंसंट्रेशंस। अब हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, हाँ इसको दूसरा नाम भी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को और क्या बोलते हैं, लिमिटिंग, क्लियर। अगर हम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दूसरा नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसका दूसरा नाम क्या होगा, हाँ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्लियर। अब इसमें ग्राफ अब इसके बाद पूछूंगा, नहीं आएगा तो फिर बताना, ठीक। अब इसमें ग्राफ के लिए एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बताया था कि वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन सेम होते हैं। नंबर ऑफ आयंस बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन
सेम। क्लियर? कंडक्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होता है बाय द सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे कंडक्टेंस होगा, फ्रीली मूव करेंगे आयनिक पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है मोलर कंडक्टेंस अंडर रूट ऑफ सी, और यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस कैपिटल। देखो हमें पता है जब भी डायल्यूशन होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। क्लियर? और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वो फाइनल कहाँ पे पहुँचेगा? इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन पे। ये कौन सा पॉइंट है? जीरो कंसंट्रेशन। और जीरो कंसंट्रेशन पे हमें क्या मिलता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? इसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ये इनिशियल पॉइंट है ए, ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे डायल्यूशन इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, और ये जो पॉइंट कट कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। क्लियर? तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ये इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पे स्लोप आएगा तो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस स्लोप कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, स्लोप कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर हम b ले रहे हैं, x पे क्या है? रूट सी प्लस c क्या है? इंटरसेप्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब इसको इक्वल कर दो, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस d रूट सी। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशंस। डेबाय इक्वेशंस। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर करना है तो हम यहाँ से करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम है बिफोर डायल्यूशन एंड आफ्टर डायल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी सेपरेशन होगा वो कांस्टेंट सेपरेशन होगा सारे पार्टिकल्स के लिए, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई। नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें पता है नंबर ऑफ आयंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे कंडक्टेंस भी क्या होगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो अगर हम उसमें ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास आएगा रूट ऑफ सी, हाँ, रूट ऑफ सी एंड मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशंस। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे आएगा? इनिशियल पॉइंट ये है। क्लियर? और इसका ग्राफ पहले धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फिर सडन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ये जीरो कंसंट्रेशन है। अब देखो जीरो कंसंट्रेशन पे ये लाइन कहीं पे टच नहीं कर रही है, जिसका मतलब हमें इससे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन नहीं मिलेगा, और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमें कहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉलरॉस लॉ से। क्लियर? इतना क्लियर है? अब इसके बाद कॉलरॉस लॉ हो गया था हम लोग का।